ये होमवर्क मैंने आपको दिया था, है ना, याद करने के लिए। चलिए, ये तीनों लिख डालिए। टोटल एनर्जी को ना ईएन से डिनोट करेंगे हम अब। टीई नहीं लिखेंगे, टोटल एनर्जी विल बी ईएन। ठीक है। सबका फॉर्मूला लिखिए। ठीक है। इन सब में कुछ पूछना आपको? डेरिवेशन आएगा, बट वो उधर आएगा, है ना, सीबीएसई में आएगा, जब आप क्लास 12 में होंगे तब। अच्छा से करके रखोगे, 2 चैप्टर फिजिक्स का इज डन, है ना। तो ये आया अपना, ये तीन काम के, यही तीन है आज, इसमें भी ये वाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एटम। एक एटम का इतना है, 1 मोल एटम का निकालना है टोटल एनर्जी इन जूल, इन जूल, इन जूल। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ एन एटम। ये सब फॉर्मूला रटवा दिया जाता है, ध्यान रखना, मैं आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूं। समय की पाबंदी होने के कारण ये सब फॉर्मूला रटवा दिया जाता है कि रट लो। मेरे पास तो कोई समय की पाबंदी है नहीं। डन। एक एटम का इतना जूल, तो हमें 1 मोल ऑफ एटम चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ एटम? 6.023 इंटू 10⁻23। उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
और आंसर क्या आ जाएगा? जूल पर मोल। एक मोल का निकाला ना, तो जूल पर मोल। 6 लेकर बताओ क्या आएगा। 023 हटाओ, 6 लेकर बताओ क्या आएगा। सिर्फ 6। 48। 4 6 का 4 10 11। 6 दूना 12 1 13। 8 6 जा 48। 4 6 का 4 4 10। तो लगभग लगभग 1310 के अराउंड। थोड़ा सा ज्यादा है इससे। अब इधर थोड़ा सा, देखो इधर थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड है। 10 की पावर 5 से 10 की पावर 2 निकालो। 10 की पावर 3 को क्या बुलाते हैं बेटा? किलो जूल। और 10 की पावर 2 दो डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देगा? तो चूंकि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है, बुक में जो वैल्यूज आते हैं ये 1312 आता है। 1312 है ना। यहाँ नोट करके खाली लिख लेना, और माइनस साइन लगाना मत भूलना। 1312 किलो जूल पर मोल। नॉट इन जूल, किलो जूल। रटने का हो रट लो, और नहीं तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगा रटने का, आप निकाल सकते। ठीक है। कभी नहीं सजेस्ट करूंगा मैं ये सब रटने के लिए। 3 4 बार सवाल बनाओगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अभी -13.6 जो है ना, अभी देखो कितना बार लिखोगे, अपने आप याद हो जाएगा। इसका काम तो हो गया। अब सब कुछ अब हम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ेंगे। ई एन को क्या लिखोगे? चूंकि हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं, जेड का वैल्यू क्या डालोगे? 1। अब बार बार पर एटम नहीं लिखेंगे, बस ईवी लिखना शुरू करेंगे इसके बाद। बस ध्यान रखना ईवी क्या होता है, ईवी पर एटम। पहले ऑर्बिट को क्या बुलाया जाता था बेटा? ग्राउंड स्टेट। वेरी गुड। कैलकुलेट द एनर्जी फॉर ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। प्रॉपर कैलकुलेशन, 2 3 डिजिट तक ऑफ डेसिमल।
-13.6 eV. n equals to 2 is called first एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकालो। तो 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। 5 तक करना है बेटा, ऐसे ही लिखते चलना, है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, अगेन ये रटवाया जाता है, मैं चाहता हूं आप लिखें। तीन डेसिमल प्लेसेस तक जो भी आता है, मान लो जो 2 में खत्म हो गया तो 2 में ही। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, जो भी करवा रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया? चलो, सबको एक साथ लिख लो जो भी आंसर आया।
ये तुम किसके लिए लिख रहे हो सारा? हाइड्रोजन एटम के लिए, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर देखा जाए, है ना, तो ये जो वैल्यूज हैं, क्या हो रही हैं? इंक्रीज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं? आर दे इंक्रीजिंग? आर दे डिक्रीजिंग? डिक्रीज हो रहा है ये, इंक्रीज हो रहा है बेटा, है ना। नंबर लाइन पर -13.6 यहां होगा, -3.4 यहां होगा। तो ये बड़ा है इससे, ठीक है। माइनस साइन के साथ देखना है, इंक्रीजिंग। आपको क्या लगता है कहां तक इंक्रीज होना चाहिए? लास्ट वाले हैंडआउट में मैंने एक लाइन मार्क करवाई थी, पढ़ा था आपने वो? देखिए एक बार, लास्ट वाले हैंडआउट में मैंने एक लाइन मार्क करवाई थी, बोला था कि 12 में आपको समझाया जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, ठीक है। मतलब पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। लिमिटिंग केस में कहा जाएगा? जीरो। लिमिटिंग केस में कहा जाएगा? जीरो तक। तो एनर्जी बढ़ते 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 कहां तक पहुंचेगा? तो इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट में हम क्या लिखते हैं? दिस मच। साथ ही साथ ये भी चिपका लेना, दिस इज मिनिमम एनर्जी, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी। और इस चूंकि नोट्स में लिख रहे हो ना, तो ये पन्ना में बार बार किताब थोड़ी पलटेंगे हम, ये लिख लेना। टोटल एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, चाहे जीरो तक ही रुक गए, टोटल एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो गया तो वो बंधा हुआ नहीं रहेगा, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है। क्यों होता है वैसा, वो आपको समझाया जाएगा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे वो रिक्वायर्ड नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है। अब काम की बात, सारा रटा हुआ होना चाहिए, पहला छह सारा, आपका जीवन आसान रहेगा, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि आप, जैसे जैसे बोला जाता है ना, हर जगह की, अरे यार एग्जाम में बैठ के डिराइव कर लेना, मैं मना करूंगा, नहीं करना, रट लेना ये हिस्ट्री की तरह, ठीक है। एकदम लाइफ विल बी इजी। और अगर डिराइव ही करोगे तो फिर एक बार करके देख लेना वो भी, ठीक है। चॉइस आपकी है, मैं सजेस्ट करूंगा रटने के लिए। चलिए नेक्स्ट। कैलकुलेट दिस।
मैच करिए। ठीक है। हाँ, एक ध्यान से देखेंगे फिर करेंगे हम। सो E1 विल बी एट -13.6। जो E2 होगा, दिस विल बी एट, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10.2 eV। नाउ अगर 10.2 eV को इतना बड़ा बनाए हो, है ना, अगला एनर्जी डिफरेंस कितने का है? उसका 1/10 है। 1/5 बोल लो, दो के अराउंड है ना, 1.89। वैल्यू किसके अराउंड है? दो। तो 10 का 1/5 है। तो इतना लंबा लाइन अगर 10.2 के लिए बनाए हो, तो उसके लिए कितना बनाओगे? छोटा। तो दिस विल बी हाउ मच? 1.89। आगे के कंप्लीट करिए। थोड़ा गैप कैसे एडजस्ट होना चाहिए वो मैंने आपको समझाया है। 5 तक करिए। ऐसे कुछ लाइंस आई होंगी। ऐसा आपने पहले कहीं पढ़ा? ये डायग्राम कहीं आपने पहले कहीं देखा? कहाँ देखा था हमने? लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था ना, ऐसा होता है। शुरू की लाइंस दूर रहती हैं और बाहर की लाइंस नजदीक आते जाती हैं। क्यों होता है, दिख रहा है आपको? बिकॉज डिफरेंस इन एनर्जी लेवल कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। डिफरेंस तो कम हो रहा है ना। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सीखा होगा आपने मैथ्स में। तो डिफरेंस इज बीइंग, ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा, है ना, लास्ट के स्टेट्स ऐसे दिखेंगे आपको। डायग्राम खोलिए। 5 ही तक क्यों लिखते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी 5 तक लिखता है। अब 6 7 जहां तक लिखना है लिख लीजिए। तो इफ दे आस्क यू टू ड्रॉ एन, मतलब सीबीएसई में, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम, बना देंगे हम। ध्यान से बनाना, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी लाइन खींच देंगे। दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, और लास्ट में सारे मर्ज हो जाएंगे। तो बहुत नजदीक को क्या बोलोगे? एक ही के ऊपर एक ही खिंचाएगा। ठीक है बच्चा। और अपने डायग्राम में ये लास्ट वाले का इन्फिनिटी 0 लिख देना।
ठीक है। अब एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये इधर वाला भी रट लें तो आप खुश रहेंगे। इधर वाला क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेट्स, 10.2, 1.89, 0.66 और 0.006। सेम बहुत खुश रहेंगे अगर इधर वाला याद कर लेते हैं तो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। ये मेरे एक्सपीरियंस से, अगर याद कर लेंगे तो सही रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है, कोई प्रेशर नहीं है। सो कैल वी कैलकुलेट E4 माइनस E2, इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा? 1.89 प्लस 0.66, लिखिए क्या आता है। ऐसे ही पूछ रहा हूं। कितना आया? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रहने से क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली रखा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने चौथे ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर ट्रांजिशन किया, या फिर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकली बाहर 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली, ट्रांजिशन स्टेट बताओ कहां से कहां हुआ होगा। तो याद रहेगा तो फटाक से कर दोगे। डिफरेंस अगर याद रहेगा, अब देखो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर ट्रांजिशन हुआ है तो 1 तक तो नहीं ना करा दोगे, क्योंकि 1 तक के लिए कितना चाहिए? 10 चाहिए। 2.55 का हुआ है तो 1 तक तो नहीं पहुंचा होगा, तो 1 वाले ऑप्शन सारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो इसीलिए अगर एनर्जी डिफरेंस अगर हम याद करके रखें तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट। व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? तो कैन वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर एक्साइटेशन एनर्जी? बोलो। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, आप ही करेंगे। कैन वी राइट En, राइट, हाइड्रोजन के लिए। सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहा नहीं चलेगा बेटा। इफ आई एम सेइंग वी हैव टू डू इट फॉर हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट को N2 बोला गया है।
क्या होगा? एन की जगह एन रखा है, N2 की जगह N2। डू इट En1। अब हाइयर एनर्जी स्टेट कौन सा वाला है? 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 3 वाला, 2 वाला, वी डोंट नो। उसको N2 बना दिया। फॉर्मूले में डालिए। अब बताइए एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा? बहुत कम जगह ये सब चीज सिखाया जाता है, ठीक है। वरना तो फॉर्मूला लगाओ, जिंदाबाद। मैथ से बेटा है ना, केमिस्ट्री खत्म हो गया। ये माइनस किसका है? फॉर्मूले का माइनस, है ना। ये वाला जो माइनस है वो किसका है? फॉर्मूला का माइनस है, E n2 - n1। और ये वाला माइनस किसका है? ये वाला माइनस। सो दो माइनस मिलकर क्या बनेंगे? जो कॉमन है बाहर निकाल लो। 13.6 Z² को बाहर निकाल लिए। अंदर क्या बचा? +1/n1² -1/n2²। और हाइड्रोजन Z = 1। आप इस फॉर्म में याद रखेंगे। इसके साथ ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन एटम। हो गया। कैलकुलेशन करेंगे आप? ये रहा आंसर। क्या होगा आंसर? 10.2 eV। कैलकुलेट करके देख लो, वही आएगा। तो इसीलिए डिफरेंस याद करना है। इस हम लिख तो देंगे ऐसे ही, ऑब्जेक्टिव में क्या पता सब होना चाहिए, है ना।
ठीक। वो डिफरेंस अगर याद होगा तो आराम से बन जाएगा। कैन यू डू दिस? एक्साइटेशन एनर्जी फॉर दिस ट्रांजिशन। दोनों से सेम आंसर, जो आपको ठीक लगे। जेड का वैल्यू विल बी, समझ आ गया ये? तो आप इससे करो या इससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी फास्ट कौन सा है क्या है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है आपको? अगला लिखिए आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट और given excited state. If nothing is mentioned in question, use ground state as default. मान लो क्वेश्चन में बस इतना बोला कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी, तो कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर? ग्राउंड स्टेट। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 2 से बाहर निकालेंगे। क्या मतलब हो गया? बाहर निकालने का मतलब कहां से कहां पहुंचा देना? 1 से इंफिनिटी। कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा।
ये आया। ये तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर निकालना है इस बार। आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, इलेक्ट्रॉन में इतना एनर्जी डाल दीजिए कि वो एक्साइट होकर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। फॉर्मूले में इसको क्या बुलाते हो? हायर एनर्जी लेवल। और ये क्या होता है? n इक्वल्स टू वन और n इक्वल्स टू इंफिनिटी में हायर एनर्जी लेवल कौन सा होगा? वन बाय इंफिनिटी इज जीरो। पढ़ा आपने कहीं? कहाँ पढ़ा? बोलिए। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाया था 10 में। याद ही किया था वो भी। सेम आंसर। ठीक है। सो नोट क्या करेंगे हम यहाँ पर? बाइंडिंग एनर्जी, हमने डेफिनेशन क्या लिखा, या आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या निकला? ग्राउंड स्टेट से निकालो या एक्साइटेड स्टेट से निकालो, लेकिन कहीं से भी बाहर निकालो, फाइनली कहां पहुंचाना है? इंफिनिटी पर। तो इसका मतलब अपने केस का N2 क्या है? फिक्स्ड। और उसका वैल्यू क्या है? ये हम लिख सकते हैं। N2 इज फिक्स्ड ना। एक्साइटेशन एनर्जी बाय डेफिनेशन क्या है? बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब इनफाइनाइट स्टेट पर पहुंचाना। तो इनफाइनाइट स्टेट का क्या मतलब हुआ? कहीं से भी पहुंचाओ, ग्राउंड से इनफाइनाइट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इनफाइनाइट, पहुंचाना तो यहीं पर है। तो इसका मतलब एक्साइटेशन एनर्जी के फॉर्मूले में ये तो फिक्स हो गया बेटा। ये तो फिक्स हो गया। और वन बाई इंफिनिटी क्या देगा? जीरो। जहां से भी निकालना है निकाल दो, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर। ध्यान रखना, डायरेक्ट कर देंगे। करिए। ये तो पता ही है।
हो गया। कैलकुलेशन करेंगे हम इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये रहा टेबल अपना। कहां से निकालना है बाहर? ग्राउंड स्टेट से। ऊपर जीरो है, जीरो माइनस माइनस ऑफ 13.6 विल गिव यू 13.6। फिर कहां से निकालना है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 3, जीरो माइनस माइनस ऑफ 1.51। आंसर क्या आएगा? 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट आंसर। हाइड्रोजन के लिए तो सोचना ही नहीं है, ये टेबल है। ठीक है। कहीं कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो सब तो ऐसे ही फॉर्मूला है, किताब में लिखा होता है, फिर आपको लगे रही यार ये क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। ठीक है। इसका आंसर ये आया होगा। चाहे फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, चाहे दिमाग लगा के सॉल्व कर लो। ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछता तो कितना आंसर आता? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फर्स्ट एक्साइटेड, एन का वैल्यू 2। क्वेश्चन 2। अच्छा, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है आयनाइजेशन एनर्जी कहां से निकालना है, कहां से निकालेंगे? हीलियम +2। हीलियम प्लस लिखना, +2 कर देंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हीलियम+। क्या है आपका आंसर? इसमें कुछ पूछना है किसी को? सबका एन फिक्स हो गया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 13.6 इंटू Z²। जेड चेंज करते चले जाओ सब में। हो गया। हाउ बोर्स थ्योरी was able to explain hydrogen spectrum. How Bohr's theory was able to explain hydrogen spectrum. जल्दी से फिर से 5 एनर्जी स्टेट बना लीजिए एनर्जी डाल के।
सबका एनर्जी लिख लीजिए। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ एनर्जी लेवल। फोर्थ एनर्जी लेवल। तो फोर्थ से कैसा कैसा ट्रांजिशन हो सकता है, लिखिए एक बार। पॉसिबल ट्रांजिशंस। ये हैं सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस। आया सभी का ये? सबका एनर्जी डिफरेंस लिखिए। याद ही करना है आज तो। अरेंज दिस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एनर्जी को। ये सारे छह वैल्यूज हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर में ही करिए, छोटे से बड़ा। ठीक है। तो जब फोटोन, जब जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पर आएगा तो वो क्या इमिट करेगा अपने साथ? फोटोन इमिट करेगा। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आपने लिखा है, ये किसका एनर्जी डिफरेंस है? एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड। ठीक है। अब काम की चीज, अगर आप इन सब का लैम्डा निकालते, ठीक है, इन सब का लैम्डा निकालते, क्या फॉर्मूला होता है बेटा?
एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस, तो इसका मतलब लैम्डा इन नैनोमीटर विल गिव यू व्हाट, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर एनर्जी जब आप रखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले केस में क्या रखते, 0.66, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लैम्डा मिलता। अब देखो ध्यान से, 0.66 के बाद अगला एनर्जी डिफरेंस इज व्हाट, 1.89, मतलब क्या मिसिंग है, 0.67, 0.68, 0.69 ऐसे करके बीच के सभी नंबर्स मिसिंग है 1.89 तक। तो इसका मतलब इधर भी कुछ वेवलेंथ मिसिंग होगा। अगला कहां दिखेगा, इसके करस्पॉन्डिंग, ये समझ आता है आपको जो मैंने अभी बोला, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड, ठीक है, विल बी व्हाट, 0.66, सबसे छोटा वाला तो यही है। तो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालोगे तो एक वेवलेंथ आएगा। अगला फोटोन की एनर्जी क्या है, 1.89, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये आएगा। बीच के तो कुछ नंबर्स नहीं है ना, तो बीच के अगर कुछ नंबर्स नहीं है तो बीच की वेवलेंथ क्या होगी, मिसिंग। इसीलिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं आएगा, कैसा स्पेक्ट्रम आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, एक दो तीन चार पांच छह। ये समझ में आया कि बीच वाले वेवलेंथ्स मिसिंग क्यों है। बीच वाले वेवलेंथ्स मिसिंग इसलिए हैं क्योंकि बीच वाली एनर्जी मिसिंग है। 0.66 के बाद अगला ट्रांजिशन किस पर होगा, 1.89 का जब एनर्जी मिलेगा तब। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो एनर्जी नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा भी नहीं होगा। तो इसलिए वो सारे लैम्डास क्या होंगे, मिसिंग। और किसी भी कंटिन्यूअस चीज में अगर बीच वाली चीजें मिसिंग कर दोगे तो वो कैसा दिखेगा, लाइन। ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज इक्वल्स टू, अब हर बार बैठ के नहीं ना ऐसे ऐसे लाइन बनाते रहेंगे, मान लो दे दिया 10 से ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या करोगे, फॉर्मूला रटेंगे, खुश हो जाएंगे। 6 से पहले एक बार अप्लाई करके देखो। इलेक्ट्रॉन को 4 से 1 के बीच में आना है, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, 6 आना चाहिए ना, देखो। आया 6, एक क्वेश्चन लिख लो।
करो। इसी के लिए बोल रहा था, बार बार उतना लाइन नहीं ना खींचेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे कुछ नहीं। फॉर्मूला हम कंडीशन के साथ याद करते हैं। हो गया। सो 8 - 2 इंटू 8 - 2 + 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 8 × 1 9, 9 - 2 7, कितना आएगा? 21। वही ना, एग्जाम में बैठ के एक ही लाइन तो नहीं ना ड्रॉ करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और चलेंगे। चलो काफी है इतना, होमवर्क लिख लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, सब रिवाइज करने का ना। 2 दिन छुट्टी है। ठीक है। अगले वीक में आ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा नीट वगैरह का, वो कर लेंगे। और फिर अगले वीक में आपको इसका तो एक भी आपको ट्यूटोरियल नहीं मिला ना, तो वो अब सेंड करेंगे, समय हो चुका है। ठीक। इसको बढ़िया से रिवाइज करिएगा। और मैक्सिमम चांस रखिए कि इधर से ही सवाल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इधर से ही सवाल आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। जा सकते हैं।